Hello everyone, welcome back to my channel. Met my friend Arvind Gupta. He is from Ajmer, Rajasthan, and he has secured All India rank 231 in India 148, and he is recommended from 11 SSB Allahabad. So हम इनसे बात करेंगे और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको. वीडियो के अंत तक बने रहना आप लोग. So welcome Arvind to our channel and it is my pleasure to have you on my channel. So guys, ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो सही में एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो यू गाइज हैव एनफ आइडिया अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग दिस एसएसबी. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग वीडियो करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उन सारी क्वेश्चंस में जो मेजर इश्यूज होते हैं और काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा आंसर के बाद. तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि काफ़ी सारे मतलब क्या होता है ना कि जो स्क्रीनिंग होता है जो पहले दिन होता है वह काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल सा होता है. तो काफ़ी लोगों में उसका एक फियर होता है. तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें हम, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी जब आप मतलब स्क्रीनिंग दे रहे थे और आपने कैसे अपना स्क्रीनिंग इंश्योर किया था? तो हेलो आकाश, थैंक यू आज अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए. इट्स प्लेजर टू बी हियर एंड जो आज अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट, तो हम स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, बताएंगे आज कि जो स्क्रीनिंग का जो है, मैंने बहुत लोगों से जो बात करी है तो एक मिथ रहती लोगों की, स्क्रीनिंग जो है वो पूरे एसएसबी के जो प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. क्योंकि अगर आप स्क्रीनिंग पास नहीं करते हो तो फिर आपको सेकंड पार्ट में जाने का मौका नहीं मिलेगा और आपको अपने ट्रू कैरेक्टर जो अपनी ट्रू पर्सनैलिटी उसको शो करने का मौका नहीं मिल पाएगा. सही बात. तो जो के टाइम में जो जितना कम टाइम मिलता है, जितनी कम से कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको आपको अपने दोनों हाथों से ग्रैब करना है और जितना हो सके उतना अच्छा परफॉर्म करना है स्क्रीन में. क्योंकि स्क्रीन में आपको दो टेस्ट होने वाले हैं, जो कि आपका ओएआर है और जो आपका पीपीटी. जो ओएआर का टेस्ट है वो क्लियरली आपकी एक इंटेलिजेंस वैल्यू दे देगा, जो कि आपके रिकमेंड आपके स्टेज 1 से लेकर 2 में भी इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. ओएआर तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वहीं अगर हम पिक्चर परसेप्शन की बात करें, पिक्चर परसेप्शन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारा साइकोलॉजिकल थोड़ा सा असेसर्स को पता लग जाएगा कि हम साइकोलॉजिकली कैसे बिहेव कर रहे हैं और हमारी पर्सनैलिटी एज अ साइकोलॉजिस्ट एज दिस डेटा में हमारी पर्सनैलिटी कैसी चल रही है. क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है ना, लोगों को प्रॉब्लम स्क्रीनिंग में इसलिए होती है क्योंकि आजकल पब्लिक स्पीकिंग की जो प्रॉब्लम है लोग फेस करते हैं. लोगों को ये डर लगता है कि कहीं वो बोलते बोलते अटक ना जाए, कहीं स्टोरी उनसे अच्छी बने ना बने, या फिर कहीं वो सही से स्टोरी बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे. तो इस चीज का थोड़ा बहुत उनको डर लगता है. इसलिए स्क्रीनिंग में लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उनको बोलने का थोड़ा सा हो गया है. उनको ये डर लगता है कि वो इंग्लिश अच्छी लिख पाएंगे या इंग्लिश अच्छी बोल पाएंगे. सबसे बड़ा डर तो लोगों को ये भी रहता है कि मुझे इंग्लिश में बोलना है सबसे ज्यादा. तो एसएसबी इंग्लिश का टेस्ट तो है नहीं, ताकि आपकी इंग्लिश को टेस्ट किया जा रहा है. टेस्ट तो आपकी पर्सनैलिटी किया जा रहा है. तो मेन चीज ये है कि आप जितनी इंग्लिश आप बोल रहे हैं, जिस लेवल की रिक्वायर्ड इंग्लिश है उसको अच्छे से बोलिए. और अगर कोई वर्ड आपको नहीं आता तो उसको हिंदी में भी यूज करके बोल सकते हैं. मेन चीज ये है कि आपका कॉन्फिडेंस कभी भी अंडर नहीं होना चाहिए. कभी भी आप अंडर कॉन्फिडेंस शो होंगे तो उस समय आपका जो स्क्रीनिंग का टेस्ट होगा वो बिगड़ जाएगा. तो मैं यही कहूंगा, स्क्रीनिंग के टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको कॉन्फिडेंस. अगर आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है तो आराम से स्क्रीनिंग हो जाओगे. ठीक है, तो यहाँ तक कुछ समझ में आता है. तो होता क्या है कि जो मैक्सिमम ये प्रॉब्लम्स रिपीटर के साथ होता है. तो जो रिपीटर्स का ग्रुप बनता है, आपको पता है कि रिपीटर्स का एक अलग ग्रुप बनता है. तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही पीपीटी के बाद जब डिस्कशन स्टार्ट होता है तो सब लोग एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं. तो वहाँ पर काफ़ी मिस क्रिएट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब फिश मार्केट की तरह हो जाता है वो. तो उसको कैसे हैंडल करें, वहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? देखिए आकाश, जैसे कि आप फिश मार्केट की बात कर रहे हैं, तो फिश मार्केट क्रिएट करना हमारे हाथ में है नहीं. और अगर फिश मार्केट क्रिएट हो भी रहा है ग्रुप में, तो मैं तो ये बोलूंगा जितना हो सके उसको पार्टिसिपेट कम से कम करें. उसमें जितना हो सके उतना कम पार्टिसिपेट करें. आपका पार्टिसिपेशन ग्रुप को कंस्ट्रक्टिवली एक कंक्लूजन पे ले जाने में होना चाहिए, ना कि फिश मार्केट को और बढ़ाने में. तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप जब जितना भी बड़ा फिश मार्केट हो, कहीं ना कहीं आपकी स्टॉप होगा, कहीं ना कहीं आके रुकेगा. उसी पॉइंट पे आपको अपना एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव पॉइंट रखना है, ऐसा एक डिजेक्टिव और ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना है जिससे सामने वाला पूरा ग्रुप एग्री हो जाए. और ऐसा पॉइंट आपका उसी स्टोरी से निकलेगा अगर आपने स्टोरी अच्छी लिखी है. अगर आपकी स्टोरी में दम है तो आपका पॉइंट भी अच्छा निकलेगा और पूरा ग्रुप आपको एक्सेप्ट करेगा. तो मेन चीज
फिश मार्केट में पार्टिसिपेशन है, फिश मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं है। मेन चीज ये है कि आपका पॉइंट कितना वैलिड है और कितने लोग एग्री कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा स्टोरी जितनी हो सके उतनी ज्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करें। जितनी ज्यादा सोशल होगी, जितने ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे उस स्टोरी पे, उतना ज्यादा आपका पॉइंट अच्छा रहेगा और उतने ज्यादा लोग उस स्टोरी को एक्सेप्ट करेंगे, और जितने ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपके स्क्रीन होने के चांस बढ़ जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आप स्टोरी बढ़िया बना लेते हैं तो बाकी लोग आपसे मतलब अग्री होंगे। अगर स्टोरी आपका अच्छा होता है तो बाकी चीजें मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अभी अगर स्टोरी अच्छा होगा तो आपको बोलने के लिए एक अच्छी चीज होगी ना। आप अच्छा बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे जो सबके सबके लिए हो, सबके हित में हो, तो फिर आपको एक अच्छा वो पॉइंट मिलेगा। और लोग आपकी बात सुनेंगे भी अगर आप वैलिड पॉइंट्स बोल रहे होंगे वहां पर। तो बिल्कुल सही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं थोड़ा साइक में। तो साइक टेस्ट में एक टेस्ट होता है थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट। तो उसमें मतलब क्या होना चाहिए, मतलब किस तरीके की स्टोरीज आइडियल स्टोरी मानी जाती है वहाँ पर, मतलब किस तरीके की स्टोरी बनानी चाहिए हमें टैट में। और अगर आप इसको कोई मतलब रियल एग्जांपल से बता सके तो, जो मतलब स्टोरीज आपने बनाई थी वहाँ पर अपने एसएसबी में। तो अगर जैसे सेट की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी में हम जैसे आते हैं, सेट A2 जो का होता है, तो ऐसे साइकोलॉजी का एक्चुअली में क्या है ना, हमें 3 तरह की पिक्चर्स देखने को मिलेंगी साइकोलॉजी में। कुछ पिक्चर्स ऐसी होंगी जिनके आउटकम पॉजिटिव होंगे, कुछ पिक्चर्स ऐसी होंगी जिनसे हमें नेगेटिव परसेप्शन आएगा, कुछ पिक्चर्स ऐसी होंगी जो न्यूट्रल होंगी, जिसमें ना कोई हमें एक्शन दिख रहा होगा, ना कोई हमें पॉजिटिव दिख रहा होगा, ना कोई हमें नेगेटिव दिख रहा होगा, वो न्यूट्रल स्टोरी होगी। तो एक आइडियल स्टोरी, वैसे कोई स्टोरी, वैसे हम किसी का आइडियल, किसी स्टोरी को नॉन आइडियल नहीं बोल सकते। और अगर हम आइडियल स्टोरी लिख रहे हैं तो सीधी सी बात है वो इम्प्रैक्टिकल स्टोरी है, क्योंकि आइडियल स्टोरी ज्यादातर इम्प्रैक्टिकल ही होती है। हमें स्टोरीज प्रैक्टिकल लिखनी जो कि हम कर सकते हैं डेली लाइफ में हमारी। अब क्योंकि अगर ये सारी चीजें जो है हमें अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से लिखनी। अगर आई नो स्विमिंग तो मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, तो मैं स्विमिंग की स्टोरी बना सकता हूँ। अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती है वो स्विमिंग की स्टोरी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको स्विमिंग आती नहीं, उसने कभी सोचा नहीं पानी में कूदने का। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। साइकोलॉजी में जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि उनको सारी स्टोरीज पॉजिटिव बनानी है। मैं कहूंगा स्टोरीज आपकी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये जरूरी नहीं है, आपका एंड पॉजिटिव होना चाहिए। आपके एक्शंस के थ्रू जो आपका पॉजिटिव गोल है वो अचीव होना जरूरी है। जो कि आपका गोल पॉजिटिव अगर आप रख के चलोगे तो आपकी स्टोरी अपने आप ही एक अच्छी स्टोरी बन जाएगी। आपको शुरू से दिमाग में ये सोच के नहीं चलना है कि मुझे स्टोरी पॉजिटिव बनानी है नेगेटिव बनानी है। आपको अपने एक्शंस के थ्रू पॉजिटिव गोल्स लेकर आने स्टोरी में, जिससे आपके गोल्स पॉजिटिव निकले। लाइक मैं जैसे बताऊंगा कि एक स्टोरी थी हमारे में, इसमें एक जंगल का एरिया था और एक बोट में एक आदमी ने गन होल्ड कर रखी थी और वो किसी के ऊपर गन पॉइंट कर रहा था। तो मैंने उसमें एक स्मगलिंग का सीन बनाया। मैंने जो गन होल्ड कर रहा था बंदा, उसको मैंने पुलिस का कॉप बनाया और मैंने बताया कि वो स्मगलर को पकड़ रहा है, जिसकी टिप उसको सीनियर से मिली है कि स्मगलर जो है वो इस सीन से जा रहा है, उसको पकड़ रहा है। तो इसमें गन शो हुई, तो गन से हमें नेगेटिव स्टेटा मिला, लेकिन हमने इसको एक पॉजिटिव एंड दिया। हमारे एक्शंस के थ्रू क्या हुआ, वो स्मगलर पकड़ा गया। तो यहाँ पे हुआ क्या ना, मेरे एक्शंस के थ्रू एक पॉजिटिव एंड निकल रहा है स्टोरी में। ये ज्यादा जरूरी है। आउटकम पॉजिटिव आना चाहिए वहां पर। आउटकम आपके एक्शंस के थ्रू आउटकम पॉजिटिव आना चाहिए। अब एक्शन ऐसे करो कि आउटकम अपने आप पॉजिटिव आ जाए। भले पिक्चर में बहुत सारी क्रिएटिविटी दिख रही हो आपको, भले पिक्चर में आपको गन दिख रही हो, भले पिक्चर में आपको नाइफ दिख रहा हो, स्वॉर्ड दिख रही हो, लेकिन आपके एक्शन इतने ज्यादा सिंक्रोनाइज होने चाहिए। आपका हीरो जो होना चाहिए वो इतना काबिल होना चाहिए काम करने के। एक्शन बेस्ड स्टोरी होनी चाहिए जिससे आपको जो एक्शन निकले वो गोल पॉजिटिव ड्रिवन गोल हो। आप जो गोल निकले वो पॉजिटिव निकले और शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए आप। तो मैंने आपको इंस्टेंट रिजल्ट ये मैं बोलना चाहूंगा। ओके, तो मतलब अगर पिक्चर्स में कितना भी नेगेटिविटी दिखाया जा रहा है तो आप उसको बस बियर करिए और अपने एक्शंस के थ्रू इस तरीके से सॉल्व करिए कि आउटकम जो है उसका पॉजिटिव आ जाए। बिल्कुल। अगर लेकिन आपको ऐसा नहीं है, अगर आपको गन दिख रही है तो आप लिखिए गन के बारे में, क्योंकि आप बेयर करानी पड़ेगी स्टोरी। अगर आप बेयर नहीं कराओगे तो आप सीधा सीधा ये लगेगा कि आप सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो। सही बात। आप उस चीज से डर रहे हो, सही बात, आप उससे दूर भाग रहे हो। तो सिचुएशन को बेयर करिए, एक्शन के थ्रू एक पॉजिटिव एंड लाने की कोशिश करिए स्टोरी। एक पॉजिटिव गोल ड्रिवन स्टोरी लिखिए थ्रू योर एक्शंस। ओके, बाय बेयरिंग व्हाट इज इट इन द पिक्चर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। फिर अब चलते हैं वैट और एसआरटी की तरफ। तो यहाँ पर भी बताइए कि आपने कितने वैट्स अटेम्प्ट किए थे और एसआरटी कितने अटेम्प्ट किए थे, और
कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो आपने सच में वो अपने एसएसबी में लिखे हो, अगर कोई आपको ऐसा याद आ रहा हो तो एसआरटी में कोई भी, और क्या मतलब अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके के एक्सेप्टेबल एसआरटीज होते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे रिस्पॉन्स देकर आते हैं जो कि अगर रियलिटी में उन्हें, अगर रियलिटी में उस सिचुएशन में अगर वो हो तो कभी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बट वो वहाँ पर लिख देते हैं ऐसा, सुपर वुमेन बनने की कोशिश करते हैं। तो आपकी मतलब आपके अकॉर्डिंगली कैसा रिस्पॉन्स एक्सेप्टेबल होता है एसआरटी में, और अगर कोई आपको एसआरटी ऐसा याद आ रहा हो तो, और वेट में भी? जैसा आपने आकाश बोला कि लोग बहुत ज्यादा सुपरफिशियल आंसर्स लिखते हैं और वो बिल्कुल सुपरमैन जैसे लगते हैं, तो ये ट्रू है, लोग लिखते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर असली में अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, असली में कोई अगर गुंडा टू आ जाता है तो कौन बचा पाएगा, कौन ही क्या कर पाएगा, मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। ये बहुत ही सुपरफिशियल आंसर्स है। लेकिन हाँ, हमें आंसर्स प्रैक्टिकल लिखने, हमें ऐसे आंसर्स नहीं लिखने जो लगे कि यार हम लैक ऑफ रिसोर्सेज है। ये मेन चीजें हमारी देखते हैं, हम कितने रिसोर्सफुल हैं, हम आसपास के बारे में कितनी चीजों को जानते हैं, हम ट्रेन के अंदर क्या रिसोर्सेज हमारी हेल्प के लिए हैं, हम उन्हें जानते हैं नहीं जानते, हम बस में जा रहे हैं हमारे पास क्या रिसोर्सेज है हेल्प के लिए, हम जानते हैं नहीं जानते। तो ये हमारे रिसोर्सफुल चेक करते हैं कि हम कितने रिसोर्सेज को जानते हैं अपने आसपास। मेन चीज इनका ये होता है। सारी प्रॉब्लम जो होती है, हर प्रॉब्लम जो होती है जरूरी है हमारे लाइफ में आए, लेकिन उन प्रॉब्लम के थ्रू बहुत सारी चीजें हैं वो हमारी पर्सनैलिटी की शो हो जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे से जब ये प्रॉब्लम पूछी जा रही है कि हम जंगल में जा रहे हैं और हमें कोई ट्राइब वाले लोग अटैक कर रहे हैं, तो उसमें सीधा सीधा हमारा करेज चेक किया जा रहा है। अब ऐसा शायद ही हमारे साथ कभी हुआ हो इन पास्ट कि हम कभी जा रहे हो जंगल से और कोई आ गया हो, लेकिन इससे हमारी करेज चेक हो जाएगी कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है हमारा डायनेमिज्म चेक करती है, हम कितने डायनेमिक पर्सन है। डायनेमिज्म यानी कि हम हमारा जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, हमारा लेवल ऑफ एक्शन है, वो कितना है, हम कितना बेयर कर सकते हैं, हमारा मेंटल स्टेमिना कितना है, हम कितना दिख सकते हैं। हमें जैसे अगर 15 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है और 15 मिनट्स में हमें 60 वैट्स करने हैं, तो उसमें हमारा क्लियरली मेंटल स्टेमिना चेक किया जा रहा है, हम कितने वैट लिख पा रहे हैं, हम कितना सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैट बंदा एक ही शर्त पे छोड़ेगा जब उसे उसका मतलब नहीं पता हो, वरना हर किसी को जब भी कोई वो वर्ड सुनेगा उसके दिमाग में कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर आएगा। बंदा वैट को जब भी छोड़ेगा जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर उसको वो वर्ड नहीं उसने समझाओ। तो वैट को छोड़ना तो एक सच्ची में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है ऐसे, अगर आप किसी वैट को बीच में छोड़ रहे हो। सेकेंडली, आपका ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी चेक हो रही है, क्योंकि अगर आप कैसे ऑर्गेनाइज करके वो 60 वर्ड्स लिख रहे हो, क्योंकि अगर आप एक भी वर्ड बीच में भूल जाओगे तो आपका ऑर्डर सारा चेंज हो जाएगा। तो उससे ये भी चेक हो रहा है कि आप कितने अटेंटिव हो उस समय ड्यूरिंग क्या कहते हैं, जब आप वैट को अटेंड कर रहे हो। तो ये भी चेक हो रही थी। तो बहुत छोटी छोटी चीजें रहती हैं इन सब टेस्ट में, जो कि हमारी क्वालिटी, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसके बारे में चेक की जाती है। तो मैं वैट का बताना चाहूंगा कि वैट में जैसे लोग होते हैं, वैट में हम कहते हैं कि एक नंबर होता है करने का। तो मैं बोलता हूँ कि 50 के आसपास अगर आप ऊपर वैट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्वालिटी आपकी वैट की अच्छी होनी चाहिए। आप क्वांटिटी भले ही 60 लिखकर आओ, लेकिन उससे गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर आप क्वालिटी अच्छी लिखकर आ रहे हो और आप 50 भी कर आ रहे हो तो आप एक उम्मीद रख सकते हो हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जल्दीबाजी में 60 वैट, देखो सारे 60 वैट परफेक्ट लिखना पॉसिबल है नहीं। सही बात। जितने हो सके उतने मैक्सिमम वर्ड जितने आप अच्छे लिखोगे उतना ज्यादा असर है। और इसका मेन तरीका जो है वो प्रैक्टिस ही है। जितने आप वर्ड्स प्रैक्टिस करते जाओगे पहले से, जितना आप वर्ड्स को बार बार देखते हो, जितना वर्ड्स को प्रैक्टिस, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स में से रिपीट होता है, अगर कोई नया वर्ड नहीं आया है तो इन्हीं वर्ड्स को प्रैक्टिस करिए, वहां पे जाके वर्ड्स हो गए। मैं एसआरटीज में भी सेम यही चीज है, आप ये एसआरटीज भी सेम ही है। आजकल इतनी सारी बुक्स में एसआरटीज आ चुकी हैं, इतने आइडियल आंसर्स बुक्स में आ चुके हैं, लोग वही आइडियल आंसर्स कॉपी करते हैं, तो वहां वो फंस जाते हैं। क्योंकि आप अगर टैट की स्टोरीज में आपका कहीं अगर वो सेम कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है और आप एसआरटी में वो सेम चीज लिखते हो, क्योंकि ये सब चीजें चाहिए कंफर्मेटरी टेस्ट है। टैट एक फन टेस्ट है, उसके बाद एसआरटी बैट, ये सब कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो आपको टैट के अकॉर्डिंग सारे आंसर्स लिखने हैं। इसलिए मैं कहूँगा जितना हो सके उतना नेचुरल रहने की कोशिश करें। जितना हो सके एसआरटीज में अपने आंसर ढूंढे, बैट में अपने आंसर्स लिखे, ना कि किसी बुक के कॉपी करें, क्योंकि आजकल बुक में आंसर्स मिल जाते हैं एमआईटी। तब जितने हो सके जितना अपने आंसर्स आप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके साइड के लिए। सही। और काफी लोग क्या करते हैं कि वैट का जो सेंटेंस बनाते हैं उसका लेंथ काफी ज्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो गिवन टाइम में नहीं कर पाते हैं और इसके वजह से काफी मतलब एक दो मिस भी हो जाता है।
तो मैं बस आपसे पूछना वही चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन आपके होना जो चाहिए। वर्ड्स का जो सेंटेंस होता था वो मतलब आपका लेंथ कितना होता था? वेट में सेंटेंस का लेंथ करीब 4 से 5 वर्ड का होना चाहिए, 4 to 5 मैक्सिमम वर्ड। 7 वर्ड्स की लेंथ होना चाहिए। हम्म। अगर आप ज्यादा लिख रहे हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो अपना थॉट। हम्म। और मैं बोलूंगा आप एसएसबी में जितने कम शब्दों में अपनी बात समझाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। टैट में भी यही सेम लॉजिक है, आप जितनी लंबी स्टोरी लिखोगे उतना ज्यादा झूठ बोल रहे हो। तो जितना क्रिस्प और शॉर्ट रखोगे ना आप अपने एक्शंस को, आप एक्शन ज्यादा लिखो, एक एक्शन को समझाने मत लगो, जितने हो सके उतने ज्यादा एक्शन लिखो, जिससे आपका जो लेंथ है वो स्टोरी की बढ़े, इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाए स्टोरी की। सही बात। जैसे हम आंसर्स में, जैसे हम बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आंसर्स को हम फालतू में खींचते हैं ना लंबा करने के लिए कि यार पूरा पेज भर जाएगा तो टीचर नंबर ज्यादा दे देगा। ऐसा एसएसबी में नहीं करना, क्योंकि अगर आप एसएसबी में करोगे ऐसा तो, क्योंकि ये एक बोर्ड का एग्जाम है नहीं, इसमें कोई बोर्ड एग्जामिनर कॉपी चेक करना नहीं जिसको आपको नंबर दे। तो जितना हो सके आप उतना लेंथ जो होना, लेंथ इफेक्टिव लेंथ रखनी है। 100 वर्ड्स में आपको अपनी स्टोरी का सारा कुछ कंप्लीट कर देना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो वेट हो गया, सार्टी हो गया, टैट पर भी हम लोगों ने बात कर ली। तो अब आते हैं जीटीओ पर। तो जीटीओ सीरीज में जो मेन होता है और जो ग्रुप डिस्कशन भी होता है उसमें काफ़ी मेन होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और पीजीटी। तो पहले बात करते हैं पीजीटी पे। उसमें तो पीजीटी में मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से अगर आप परफॉर्म करो तो वो मतलब बढ़िया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वो काफ़ी कन्फर्मेटरी टेस्ट माना जाता है जीटीओ सीरीज का। तो आपके साथ क्या हुआ था वहाँ पर एसएसबी में पीजीटी के दौरान? तो अगर जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे जीटीओ जैसा हमारा स्टार्ट होता है, तो जीटीओ हमारा 3rd डे होता है एसएसबी का। तो जीटीओ जैसे स्टार्ट होता है तो स्टार्ट इंडोर टास्क से होता है। में इंडोर टास्क होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है। तो मैं कहूँगा ये दोनों टास्क होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर जीटीओ, क्योंकि यहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी जीटीओ के सामने निकल के आ जाती है। यहाँ से हम हमारी क्या कहते हैं, हमारा कैरेक्टर बनने लग जाता है जीटीओ के सामने, क्योंकि जीटीओ हमें जज करना 3rd डे से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम उसके सामने जाते हैं, जैसे हम अपना ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जैसे हम ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करते हैं, वहां से हमारा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता है जीटीओ पे। तो वहां से वो हमारे लिए हमारी इमेज सेट हो जाती है उनके माइंड में कि हाँ ये कैंडिडेट कैसा है, इसका क्या जजमेंट है, ये कैसा रिजल्ट देगा, ये जानने लायक है या नहीं है। तो वहां से हमारा एक धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनने लग जाता है कैंडिडेट का इन द आईज ऑफ जीटीओ। तो आप इन दोनों टास्क को एस करने की कोशिश करिए, इन दोनों टास्क को बेस्ट करने की कोशिश करिए जितना हो सके। फिर अगर आपने पीजीटी अच्छा कर दिया तो आपका जीटीओ मेरे हिसाब से वहीं खत्म हो जाएगा एज अ ग्रुप वाला। इंडिविजुअल जो होने हैं वो टास्क अगले दिन होंगे, लेकिन मेन जीटीओ यहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे हमारा पीजीटी स्टार्ट हुआ तो हमारे पीजीटी में हुआ क्या ना, 2 जो ऑब्स्टिकल्स थे वो हमारा ग्रुप बहुत इजीली कर गया, क्रॉस कर गया। तो मैंने उस 2 टास्क में कुछ नहीं बोला, आई वॉज क्वाइट। मैंने किसी से ना कुछ बोला, मैं ना किसी से कुछ, मैं सिर्फ हेल्पिंग मटेरियल पकड़ाने में, फट्टा बल्ली को पकड़ने में, उठाने में, इसमें हेल्प कर रहा था ग्रुप की। क्योंकि मैं लंबा चौड़ा था तो मेरे हाथ और मेरे पैर में थोड़े से लंबे ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर पा रहे थे, तो मैं ऐसे सामान देखते उनमें कर रहा था। लेकिन मैं स्ट्रक्चर सारे एनालाइज कर रहा था ढंग से। जैसे 3rd स्ट्रक्चर पे मेरा ग्रुप एक जगह फंसा, एक जगह आई जहाँ पे मेरा ग्रुप बहुत पूरी तरीके से फंस गया। जीटीओ मैम ने 2 से 3 काउंटर अटैक क्वेश्चन भी करे, लेकिन बंदा कर रहा था वो नहीं हो पाया। फिर मैंने एक्चुअली में क्या करा, मैं जब एनालाइज कर रहा था स्ट्रक्चर को तो मुझे लगा कि इस पट्टे को थोड़ा सा टेढ़ा करके नीचे बल्ली फंसा के भी लगा सकता हूँ। तो ये आइडिया नहीं आ रहा था। तो जब मैंने ये आइडिया दिया तो मुझसे जीटीओ मैम ने कंफर्म करा कि ये आइडिया वर्क करेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेगा। मैंने कॉन्फिडेंटली बोला हाँ मैं बिल्कुल करेगा। तो उन्होंने बोला कि आप लास्ट मैन हो, आपको आना है बाहर अकेले। मैंने कहा ठीक है मैम मैं आ जाऊंगा। तो मैंने किया क्या ना, मैं जब थकुरा वगैरह बाहर चला गया तो मैं उसके थ्रू बाहर आया, मैंने पट्टी बल्ले की और मैंने रोप को फेंक के एक गुलेल जैसी बनाकर वो अपनी पूरी बल्ली बाहर ली। तो उससे वो मैम काफी खुश हुई। अब वहां से क्या हुआ, मेरा जो ग्रुप था, मेरी इमेज ग्रुप में बहुत अच्छी बन गई। उन लोगों को लगने लगे कि मैं उनके लिए काफी रिसोर्सफुल हूँ, मैं उनके काफी हेल्पफुल हूँ। तो उन्होंने क्या करा, मुझे अपने आप ही आगे कर दिया ग्रुप में। मेरे को जबरदस्ती किसी को पीछे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब उन्होंने मेरा टैलेंट देखा, जब उन्होंने देखा कि मैं ये सब चीज अच्छी कर पा रहा हूँ, बल्ली अच्छी तरीके से रख पा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने आप आगे भेज दिया। 4th ऑब्स्टिकल होता है वो सबसे टफ होता है, और मैं आगे रहा और मैं लगाते हमने वो ऑब्स्टिकल भी क्रॉस कर दिया। तो जो ग्रुप में एनवायरनमेंट बन गया, ग्रुप इमेज मेरे लिए बन गई, वो अच्छी इमेज बन गई। इन चीज मैंने ये करी कि मैंने किसी को पीछे नहीं दिखाया,
लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने देखा है कि आपको जीटीओ में हमेशा आगे रहना है, आपको आगे बढ़ना है, हमेशा सबसे आगे रहना है। ये जरूरी नहीं है। अगर आपका आइडिया अच्छा है ना, अगर आपको स्ट्रक्चर में आइडिया से चल रहा है, तो आपको जबरदस्ती आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका ग्रुप है वो अपने आप ही आपको आगे भेज देगा, अगर आपके आइडिया में दम है। और उसी हिसाब से फिर आपको जीटीओ भी जज करने लगे। तो मेरा मेन फोकस ये है कि जब आप जीटीओ करें तो आपका मेन फोकस उस ऑब्स्टिकल पे रहना चाहिए। आप अगर आप माइंड डाइवर्ट करेंगे, किसी के आइडिया को काटने की कोशिश करेंगे, आप जो सामने वाला आइडिया दे रहा है उसको एक्सेप्ट करें, उसको पहले वर्क करके दिखाएं। सीधे रिजेक्ट नहीं करते कि नहीं इस विल नॉट वर्क, ऐसा नहीं। आप उसको पहले ऑन द स्पॉट करके देखिए कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर उसको रिजेक्ट करें। क्योंकि अगर आप सामने वाले का आइडिया नहीं एक्सेप्ट करोगे तो कोई आपका आइडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप जितना हो सके, जितनी लीडरशिप स्किल, इफेक्टिव लीडरशिप स्किल ऑन द ग्राउंड दिखाओगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा इन केस ऑफ पीजीटीज एंड एचजीटी। कुछ लोग अगर पीजीटी में नहीं कर पाते हैं तो उनको एचजीटी में भी यही सेम मौका मिलता है। तो आपको एचजीटी में प्रूफ करके दिखाना है। मैंने पीजीटी अच्छा किया तो मैं एचजीटी में कुछ नहीं किया, मैंने एचजीटी में सिर्फ हेल्प करी। एचजीटी में मेरा जो साथ वाला बंदा था वो एचजीटी में था, मैंने उसको वहाँ हेल्प करी। लेकिन मैंने जीटीओ मैम को बोला कि मेरा आइडिया नहीं था, ये उसका आइडिया था, अभी उसका आइडिया, और मैंने बोल दिया। तो ये एक आपका एक के तौर पे आपकी ये इमेज होनी चाहिए कि आपको खुद सब कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको सबको साथ में लेके चल रहे हैं, आपको सबकी बात भी सुननी है, आपको अपनी बात भी सुनवानी है। तो ये धीरे धीरे एक जो चीज आती है ना, ये धीरे धीरे चीज आती है ना, ये चीज आपको होती है ना, ये आपको अलग करवाती है। तो अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। ये भी एक काफी मेन टास्क होता है जीटीओ में। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होना चाहिए? कई लोग होते हैं जो कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, दूसरे की बात भी नहीं सुनते। और यहाँ पर मैं एक और मतलब किस्सा बताना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है देहरादून में, एंड वो भी अभी रिकमेंड हो गया है। तो वो बता रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था ग्रुप डिस्कशन में, कि कुछ लोग कंटिन्यूसली बोलते जा रहे थे डिस्कशन के टाइम। तो जीटीओ ने बोला उनसे कि ग्रुप डिस्कशन का मतलब केवल बोलना नहीं, सुनना भी होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में बोलना और सुनना दोनों इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चीज़ों को मतलब कैसे बैलेंस करते हुए जाना होता है। और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी ग्रुप डिस्कशन का टाइम, आप ये बताओ। देखिए, जब आप ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हैं, कोई ग्रुप डिबेट में नहीं जा रहे हैं। सही बात। डिबेट एक अलग चीज है जहाँ पे आपको सबके पॉइंट को काटना है, जहाँ पे आपको सबके पॉइंट को काउंटर करना है। लेकिन ग्रुप डिस्कशन एक अलग चीज है। डिस्कशन जो होता है वो टू वे चलता है, जब आप बोल भी रहे हो और आप सुन भी रहे हो। मेरा डिस्कशन में सिर्फ ये था कि मैं पहले से ही सोच के गया था कि मुझे सिर्फ 3 से 4 बार बोलना है। बाकी टाइम मुझे सबके पॉइंट को एनालाइज करना है कि वो किस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी कि आप 3 से 4 बार सुनो, सबके 3 से 4 बार बोलो, अच्छा बोलो, इफेक्टिवली ऐसा बोलो कि सब लोग सुने। क्योंकि जो वीडियो होती है वो 10 मिनट चलती है, तो एक 4 से 5 बार ऐसा पॉइंट आता है जब सब चुप होते हैं, तो आप उस समय बोलने लगता हो। क्योंकि उस समय अगर आप बोलोगे तो आपको पूरा पॉइंट कंप्लीट कर पाओगे। तो और आप फिश मार्केट में जो सब बोल रहे हैं तब बोलोगे तो ना अपना पॉइंट कंप्लीट कर पाओगे, ना आप सामने वाले का पॉइंट सुन पाओगे। तो आपका पॉइंट भी वेस्ट चला जाएगा और आप फिश मार्केट का भी पार्ट बन जाओगे। तो वो फिर इंपॉर्टेंस यूज का रहेगा। तो जितना हो सके इफेक्टिवली बोलो, कम से कम बोलो, अच्छा बोलो, अच्छी क्वालिटी का बोलो, ताकि सब सुन पाए आपकी बात। सही बात है। इरेशनल कुछ भी बोलने से कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। कभी भी बोलो तो लॉजिकल चीजें बात करो वहाँ पर, तभी लोग सुनेंगे भी आप। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं लेक्चरेट की। तो लेक्चरेट को लेकर भी काफी मतलब फियर होता है लोगों में। कई लोगों का फियर इसलिए होता है क्योंकि उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, और कई लोगों के साथ ये इसी को होता है कि पब्लिक स्पीकिंग में वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है जिनकी वजह से लेक्चरेट में थोड़ा दिक्कत होता है उनको। तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा, मतलब लेक्चरेट में कैसे बढ़िया परफॉर्म किया जा सकता है, क्या होना चाहिए और इसका कितना इंपॉर्टेंस होता है जीटीओ में? देखिए, ये बात तो आपकी सही है कि लेक्चरेट में जो मेन लोगों को दिक्कत होती है वो इंग्लिश की होती है और पब्लिक स्पीकिंग की होती है। बट लेक्चरेट मेरे हिसाब से टेस्ट इन दोनों चीजों का सिर्फ नहीं है। जो इंग्लिश है, जो लेक्चरेट है, वो थोड़ा सा इससे ऊपर का एक टेस्ट है जिसमें आपको ये चेक किया जा रहा है कि आप ऑन द स्पॉट कितना सोच पा रहे हो। अगर आपको ऑन द स्पॉट को सिचुएशन दी जा रही है तो आप उसके बारे में सोच पा रहे हो, उसके बारे में बोल पाए हुए नहीं। इंग्लिश का टेस्ट तो सेकेंडरी चीज है, इंग्लिश और वे ऑफ स्पीकिंग का टेस्ट तो सेकेंडरी है ये। बट मेन चीज ये है कि आप ऑन द स्पॉट कितना किसी चीज के बारे में कितना सोच पा रहे हो, कितना एक्टिवली बोल पा रहे हो, और आप में नॉलेज कितना। मेन चीज तो आपको आप जनरली अवेयर कितने हो के बारे में। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपको 2 मिनट का टाइम
किसी चीज को प्रिपेयर करने का दिया जा रहा है तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप भी एसएसबी में गए हो तो आपको भी पता होगा कि 1 मिनट का जो टाइम होता है उस समय आप किसी स्पीच को प्रिपेयर नहीं कर सकते। सही बात, जो भी आप बोल रहे हो ऑन द स्पॉट बोल रहे हो। सही बात, तो वही आपका टेस्ट किया जा रहा है कि आप ऑन द स्पॉट कितने ऑर्गेनाइजली बोल रहे हो, आप ऑन द स्पॉट कितना आपको कॉन्फिडेंस है, और ऑन द स्पॉट आप कितना वैलिड बोल रहे हो। आप ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो। लोगों में मिथ है कि हाई लेवल का टॉपिक लेना चाहिए हमेशा, लेकिन अगर आपको हाई लेवल के टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है तो आप फिर तो सिर्फ बकवास ही कर रहे हो वहां पे खड़े होकर। सही है। उसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर आप मैं ये नहीं कहता कि ऐसे आप सिर्फ लेक्चरेट अच्छा करोगे तो आप रिकमेंड हो जाओगे। मेरा ये कहना है कि आप लेक्चरेट को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो जीटीओ को इम्प्रेस करने के लिए। अगर आप जीटीओ में आप लेक्चरेट में अच्छा ओवर एक्सेप्शनल परफॉर्म कर रहे हो तो आप जीटीओ को इम्प्रेस कर सकते हो इसीलिए। अगर आप पीजीटी में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए हो, अगर आपके शुरू के टास्क अच्छे नहीं हो पाए किसी भी कारण की वजह से, आपका ग्रुप सही नहीं था, लेकिन लेक्चरेट में तो आप अकेले हो। लेक्चरेट में आपके पास अकेला चांस है पूरा, क्योंकि इसमें तो ना कोई ग्रुप का इंट्रीब्यूशन है। जो सब कर रहे हो वो आप अकेले कर रहे हो इसमें। तो सही बात। तो ये अपॉर्चुनिटी आप यूज कर सकते हो जीटीओ, और उसको आप कंफर्म करो अगले दिन कमांड टास्क में, क्योंकि कमांड टास्क में भी ग्रुप का कोई रोल नहीं है। कमांड टास्क भी सोलोली आपका है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी आपके सोलोली खुद के हैं। तो ये आप लेक्चरेट एक बहुत अच्छा क्या कह सकते हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं लेक्चरेट को। लेकिन लोगों को डर लगता है लेक्चरेट से कि उनको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ेगा। अगर वो अटक गए तो मेरा मानना ये है कि आप जितना ऑर्गेनाइज जितने कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे तो आपको इन सब इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। सही बात। और अभी से मैं कहूंगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जितना हो सके उतनी नॉलेज लेने की कोशिश करें, नोट्स बनाने की कोशिश करें टॉपिक्स पे, नई अलग से अलग नई से नई चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अबाउट डिफेंस। तो ये मैं कहूंगा ये छोटी मोटी चीजों ये आपको वहां जाके ना इम्पोर्टेंस फील करेंगे, और वहां जाके आप इम्पोर्टेंस फील करेंगे इस सब छोटी छोटी चीजों की। लेक्चरेट तो छोटा सा टॉप टेस्ट है, 3 से 4 मिनट का टेस्ट चलता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप इसमें अकेले इंटरेक्ट कर रहे हो टीचर्स के साथ,